नमस्कार फ्रेंड्स, पॉलिटी घटना चक्र की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पॉलिटी घटना चक्र की सीरीज चला रहा हूँ। ये मेरा पार्ट 6 होगा। इसके पहले मैंने पार्ट 5 अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हो। पॉलिटी घटना चक्र जो होता है दोस्तों, इसमें सभी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस दिए होते हैं और साथ में उनका डिटेल भी दिया होता है, जिससे क्वेश्चन हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है। किसके माध्यम से ये सुनिश्चित करता है? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। इसका डिटेल देख लेते हैं। डिटेल दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कराने का संकल्प है, तथापि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 का में प्रस्तुत राज्य निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि यद्यपि सरकार द्वारा राज्य निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है तो क्या होगा? तो एक नागरिक निम्न में से किसके पास जा सकता है? किसके पास दोस्तों? वो किसी के पास नहीं जा सकता है। इसके लिए क्या है? कोई कानून नहीं बना है। ये तो राज्य की कंडीशन पर ही फॉलो करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लागू हों कि ना लागू हों। और अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल दिया है कि संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत कल्याणकारी लक्ष्य रखे गए हैं, जिनका उद्देश्य नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। परंतु ये नागरिकों को कोई ऐसा विधिक अधिकार उपलब्ध नहीं कराते हैं कि जिनका उल्लंघन होने पर उपचार कराया जा सके। अर्थात संविधान के भाग 4 का में वर्णित उपबंध न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। अनुच्छेद 37 में वस्तुतः संवैधानिक लक्ष्य हैं जिन्हें राज्य द्वारा पूरा किया जाना है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत उस किसी न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते हैं। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 37। ये कहता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान का कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा? भाग 4 है जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य नीति निर्देशक के सिद्धांतों से संबंधित है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या दोस्तों? मूलभूत अधिकार हैं, मतलब मौलिक अधिकार दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं क्या है दोस्तों? ये कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, मतलब इन्हें अदालतों द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में उल्लिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। संविधान के 36 से 51 तक में निहित इन सिद्धांतों के संबंध में राज्य का कर्तव्य होगा कि वह प्रशासन और विधि निर्माण में इनका अनुसरण करे। इसके बावजूद ये सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। किस पर दोस्तों? जो गोवध निषेध है, इसमें क्या है? नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है गांधी जी के। किसके? गांधी जी के। और इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। गांधी जी ने क्या कहा था दोस्तों? निम्न निर्देशक सिद्धांत गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। क्या दोस्तों? ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, मद्यपान निषेध, गोवध पर निषेध, कृषि एवं पशुपालन। इसलिए इसमें विकल्प नंबर सी जो था वो राइट था। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा है? किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था महात्मा गांधी ने, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य लाने के संकल्प प्रस्तुत की थी। गांधी जी द्वारा ग्राम स्वराज व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन के समर्थक थे। और अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है? कौन सा है दोस्तों? यह ऑप्शन नंबर बी, सुशासन के प्रभावी
एकलों के रूप में ग्राम पंचायतों का संगठन, एक है गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि स्वशासन गांधीवाद का प्रमुख सिद्धांत है। तदनुसार स्वशासन के प्रभावी एकल रूपों में ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 40 को गांधीवादी सिद्धांत कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवाद दर्शन पर आधारित था। कौन सा था दोस्तों? जो ग्राम पंचायतों का आयोजन है ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से गांधीवाद के दर्शन पर आधारित है। और इसका डिटेल नहीं दिया है, डिटेल तो ऊपर देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? किसने दोस्तों? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था ये मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया था। किसके? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे क्या इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। क्या है डिटेल कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 31 में पुनः संशोधन किया गया और उसके विस्तार को बढ़ाकर उसमें सभी नीति निर्देशक तत्वों को शामिल कर दिया गया। इस प्रकार सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस संशोधन से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है? किसमें दोस्तों? जो 42वां संविधान संशोधन था इसमें क्या है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता मिली है। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छाचारी अधिकार या विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? क्या प्राप्त है दोस्तों? जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छाचारी निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल दिया है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) के प्रावधानों के तहत की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? विधानमंडल के किसी भी सदन के वो सदस्य नहीं होते हैं। सरकार के राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के तहत कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी कार्यकारिणी के लिए विधानमंडल के किसी सदस्य का चयन करता है तो उसे अपनी विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ता है। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या क्वेश्चन दिया है कि दोस्तों कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? कौन सा दोस्तों? अनुच्छेद 39 है दोस्तों। क्या है? राज्य को कल्याणकारी राज्य घोषित करने की संबंधित है। अनुच्छेद 39 दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपनी सुविधानुसार करता है? किसके अनुसार दोस्तों? के.टी. शाह के अनुसार ऐसा होता है कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है। इसका डिटेल दोस्तों कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अब दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे वो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति से संबंधित होंगे। दिया है क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति डैश कितने के भीतर भरा जाएगा? 6 माह के भीतर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की रिक्ति को भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62(1) के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पूर्ण ही कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर तब तक अपने पद को धारण किए रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। अनुच्छेद 56(1) के तहत साथ ही अनुच्छेद 62(2) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या हटाए जाने अथवा किसी अन्य कारण से हुई पद में रिक्ति भरी जाने के लिए
क्या होता है दोस्तों? निर्वाचन रिक्त होने की तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर कर लिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो क्या है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? राज्यपाल की तो की जाती है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।